जिनको जीतनी होती है जंग वो आखिर तक लड़ते हैं और पूरे जोश और जुनून के साथ लड़ते हैं। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का नवसृजन क्लासेज के ऊपर। जैसा कि पूर्व में भी मैं कई बार कह चुका हूं, ग्रेड फर्स्ट हो, ग्रेड सेकंड हो, कॉलेज व्याख्याता वाली परीक्षा हो या फिर अन्य जो भर्ती परीक्षाएं हैं राजस्थान से संबंधित, जिनके अंदर राजस्थान का जीके, राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो पूछा जाता है, उनकी बिल्कुल निशुल्क रूप से और बढ़िया तरीके से क्लासेज चल रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ा करें, शेयर किया करें, ताकि और बंधु भी लाभ ले सके। आज नया बिंदु प्रारंभ करने जा रहे हैं। ग्रेड फर्स्ट में भी लगता है, ग्रेड सेकंड में भी लगता है और कॉलेज व्याख्याता में। क्या राजस्थान और मुगल, जिनमें हम मेवाड़ के महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप एवं राज सिंह, आमेर के मान सिंह को देखेंगे, मारवाड़ के चंद्रसेन को देखेंगे और बीकानेर के राय सिंह साहब को देखेंगे। पिछली कक्षा के अंदर जो दिल्ली सल्तनत के साथ जो संबंध था, वहाँ पर हमने महाराणा सांगा को बहुत अच्छे ढंग से जो देख लिया। तो यहाँ पर वही चीज़ है जो आ जाएगी सांगा के संदर्भ में, सारी डिटेल और कुछ और एडवांस रहेगी तो मैं यहाँ पर करवा दूंगा। तो आज सबसे पहले सांगा की ऑलमोस्ट डिटेल उस क्लास में है जो हमने करवा दिया आपको। आज हम सबसे पहले प्रारंभ करने जा रहे हैं क्या, महाराणा प्रताप। हेडिंग डाल लीजिए महाराणा प्रताप। एक एक चीज़ जहाँ से जो जो सवाल पूछा जा सकता है, जो जो पूछा गया है, वो तमाम चीज़ें डिस्कस करते चलेंगे। देखिए, लिखना तो आपको पड़ेगा। लिखने की आदत आप डालेंगे तो यूँ समझिए सिलेक्शन है जो, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना सिलेक्शन क्या है जो करीब सिलेक्शन आपका पुख्ता है जो होता चला जाएगा। पहला बिंदु है अपना महाराणा प्रताप को हम सबसे पहले देखेंगे। हेडिंग डालिए महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। जन्म की बात करें साहब, तो जन्म की बात आती है तो 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में पूछे तो कब हुआ? 9 मई 1540, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। ये भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। वैसे तो स्पीड कम नहीं है, गति, फिर भी गति आपको कम लगे तो आप गति बढ़ाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जन्म कहाँ होता है? 9 मई 1540 को हो जाता है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हो जाता है, लेकिन कहाँ होता है? स्थान की बात आए तो वो होता है बादल महल में। कहाँ पर? बादल महल। अब आप पूछोगे सर बादल महल कहाँ पर है? तो बादल महल यानी ये हो जाएगा आपके कटारगढ़ में। कटारगढ़ एक छोटा गढ़ है उसमें। अब बादल महल में, फिर कटारगढ़ में, और कटारगढ़ कहाँ? तो भाई साहब बादल महल कहाँ पर? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में जो कटारगढ़ है उसके अंदर जो बादल महल है वहां पर। चलिए, अब महाराणा प्रताप के शासनकाल की अगर पूछ ले तो आपको शासनकाल लिखना है साहब 1572 से 1597। शासनकाल हालांकि पूछा नहीं जाता आजकल, क्योंकि कई विद्वान कुछ बताते हैं, कई इतिहासकार कुछ बताते हैं। तो महाराणा प्रताप ऑलमोस्ट ज़्यादातर यही बताते हैं 1572 से लेकर 1597 में शासनकाल रहा। जन्म 9 मई 1540 को हो जाता है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हो जाता है। कहाँ पर? बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग में। यहाँ से सवाल बहुत बार पूछ लिया गया है। देखिए, उपनाम की बात आए महाराणा प्रताप के, तो उपनाम देखिए, एक उपनाम तो यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं परिवर्तन कर लेता हूँ कलर का। उपनामों में अगर बात आए तो सबसे पहला उपनाम तो कीका मिलता है। क्या नाम मिलता है? कीका उपनाम से इनको, मेवाड़ का जो पहाड़ी प्रदेश है उसमें रहने की वजह से पहाड़ी प्रदेश में कीका कहा जाता है लीडर को एक तरीके से। एक इनका नाम मिलता है हिंदुआ सूरज। क्या? हिंदुआ सूरज। एक और इनका उपनाम मिलता है मेवाड़ केसरी।
मेवाड़ केसरी। ये है जो प्रताप साहब के उपनाम हमें देखने को मिलते हैं। रानियों में बात करें तो पटरानी अजबदे, पटरानी अजबदे, एक फूल कंवर, पटरानी अजबदे और फूल कंवर। फूल कंवर जो थी वो मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम की पुत्री थी, ठीक है। और जो पटरानी अजबदे थी वो रामरख पवार की पुत्र थी। रानियों में पटरानी अजबदे और फूल कंवर, ये दोनों ध्यान में रखिएगा। अब साहब प्रथम राज्याभिषेक की बात आती है। मैं इसको यहाँ से चलो आगे कर लेते हैं हम। प्रथम राज्याभिषेक, पहली बार राज्याभिषेक है जो कहाँ होता है प्रताप का, लिखिए प्रथम राज्याभिषेक। सीक्वेंस से चलेंगे, नोट्स पैटर्न पर चलेंगे, एक एक चीज़ें बताता चलूँगा तो दिमाग में आपके बैठती चलेगी साहब। प्रथम राज्याभिषेक 28 फरवरी, दिन आता है 28 फरवरी, सन आती है 1572, और कहाँ पर, महादेव बावड़ी गोकुंदा में। महादेव बावड़ी जो कि कहाँ है, गोकुंदा में, ठीक है साहब। ये यहाँ पर हो जाता आपके गोकुंदा। 28 फरवरी 1572 को प्रथम राज्याभिषेक होता है महादेव बावड़ी गोकुंदा के यहाँ पर। विधिवत अभिषेक की बात करें, राज्याभिषेक की, ये भी लिख लो, या बाद में अभिषेक या विधिवत अभिषेक। विधिवत राज्याभिषेक की मैं अगर बात करूं तो वो होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ होता है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है जो होता है। और इसमें मारवाड़ के रावचंद्र सेन है, ये भी है जो सम्मिलित हुए थे। एक सवाल ये पूछा जाता है इनके घोड़े के विषय में, तो प्रताप का जो घोड़ा था, घोड़े का नाम तो चेतक, घोड़े का नाम क्या था, चेतक था। और घोड़े को छोड़कर आजकल हाथियों का सवाल भी आता है। पिछले सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में शायद संभवतः सेकंड ग्रेड में आया था प्रताप के हाथी का नाम। तो हाथी का नाम ध्यान में रखना, चेतक तो आजकल सबको याद हो गया है। हाथी का नाम वहाँ पर क्या कर दिया था, एक ऑप्शन चेतक भी दिया था, तो कईयों ने क्या जल्दीबाजी में हाथी का नाम तो दिमाग में रहा नहीं और चेतक को ये जो हाथी बना के चेतक को कर दिया कि सवाल बनाने वाले से गलती हो गई होगी, जबकि ये हाथी का जो नाम है 10वीं किताब में दे रखा था, उस समय गाइडों में कहीं ये जिक्र है जो नहीं मिलता था। हाथी का नाम था राम प्रसाद व लूणा, दो हाथी थे, एक का नाम था राम प्रसाद और दूसरे का व लूणा, राम प्रसाद व लूणा, ये दो हाथी थे महाराणा प्रताप के यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अकबर आक्रमण करने से पहले 4 है जो संधि प्रस्ताव भेजता, 4 बार लोगों को भेजता, भाई साहब उस प्रताप को समझाओ थोड़ा बहुत, माने तो ठीक है, नहीं बाद में तो देखेंगे। अब यहाँ पर चक्कर क्या था, जो अकबर था ना उसको भी ये आइडिया तो लग गया था कि जो प्रताप है ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये भी बड़ी खतरनाक चीज़ है। उसकी भी थोड़ा सा, अकबर को भी थोड़ा भय, अकबर भी भय खाता था प्रताप से कि प्रताप मान जाए तो ठीक है, वरना इसे पंगा लेंगे ना तो क्या पता हम हरा तो दें, लेकिन अपने को भी थोड़ी मुंह की खानी पड़ेगी, अपने का भी मामला थोड़ा है जो ये नस्तो नाबूद कर सकता है अपने को भी। तो ये अकबर के मन और मस्तिष्क में, खोपड़ी में, दिल में है जो डर बैठा हुआ था। तो यहाँ पर क्या करता है अकबर, प्रताप को क्या करता है, कई संधि प्रस्ताव है जो भेजता है, प्रमुख 4 है जो भेजता है, और 4 कौन कौन से भेजता है वो हमें जो यहाँ पर देखते हैं। तो अकबर द्वारा भेजे गए 4 शिष्टमंडल या संधि प्रस्तावक, अकबर द्वारा, लिख लीजिए ये हेडिंग, अकबर द्वारा भेजे गए प्रस्तावक, किन किन लोगों को भेजा। सीधा सा है, एक
सूत्र ध्यान में रख लो, क्योंकि यहाँ से सवाल है जो कई बार पूछा जाता है। जम्मा भट्टो, कि जम्मा ही भट्टो बेट को, यूँ याद रख लो, जम्मा भट्टो। थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं क्योंकि इनकी थोड़ी सी हम डिटेल लिखेंगे। जम्मा भट्टो, जम्मा भट्टो याद रखना। अकबर ने इन 4 लोगों को भेजा था जम्मा भट्टो। जैसे कौन? जलाल खां, जलाल खां। और कब भेजा इसको? नवंबर 1572 में। ये कोर्ट के अंदर पूछा जाता है कई बार। जलाल खां नवंबर 1572 में। जैसे जलाल खां, माँ से मान सिंह, माँ से क्या हो जाएगा? मान सिंह। देखिए मेरा प्रयास आपको बेहतरीन कंटेंट देने का है। अगर आपको विश्वास है हम पर तो हमारे साथ नियमित रूप से जुड़े रहिए। मान सिंह जून 1573 में। नवंबर 1572 में जलाल खां आता है, फिर मान सिंह आता है, मान सिंह को भेजा जाता है जून 1573 में। फिर भय से भगवंत दास, भगवंत दास, भगवंत दास को कब भेजा जाता है? अक्टूबर 73 में, 1573 में। यह क्रम ध्यान में रखोगे तो भी 72-73 ये भी आप कर सकते हो। और टो से टोडरमल, टोडरमल तो याद हो गया। टोडरमल को कब भेजा? दिसंबर 73 में, दिसंबर 1573 में। तो ये जम्मा भट्टो, जय माँ भट्टो, जम्मा भट्टो बेटा दियो अकबर को तो कौन? महाराणा प्रताप। जैसे जलाल खां, माँ से मान सिंह, भय से भगवंत दास और टो से टोडरमल। जम्मा भट्टो नवंबर 72 में, जून 73 में, अक्टूबर 73 में और दिसंबर 1573 में। ये है जो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब आगे जो युद्ध होता है हल्दी घाटी वाला, प्रमुख रूप से कौन सा युद्ध होता है? हल्दी घाटी वाला युद्ध। कहाँ पर? राजसमंद में। इसके विषय में एक सवाल पूछा जाता है कि जो युद्ध की जो व्यूह रचना है वो कहाँ पर रची गई थी? तो वो रची गई थी साथियों मैगजीन दुर्ग में रची गई थी। तो ये भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। अकबर ने, अकबर द्वारा या फिर अकबर ने, अकबर द्वारा, अकबर द्वारा युद्ध की, अकबर द्वारा युद्ध की व्यूह रचना कहाँ पर? मैगजीन फोर्ट। और मैगजीन फोर्ट कहाँ पर है ये आप कमेंट करके बताना। मैगजीन फोर्ट में है जो रची थी, या मैगजीन दुर्ग में रची थी। मैगजीन फोर्ट कहाँ पर है ये आप कमेंट करके है जो बताना सा है। ठीक है, यहाँ तक मामला जमा भट्टो हो जाएगा। अकबर द्वारा भेजे गए ये प्रस्तावक थे। चलिए आगे हम चलते हैं साथियों। आगे अब आ जाता है प्रमुख रूप से जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो। लिखिए हल्दी घाटी का युद्ध। धीरे धीरे इत्मीनान से चलते रहिए। हल्दी घाटी का विज्ञप्ति आने से पूर्व हम कंटेंट को अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगर आप नियमित रूप से जुड़े रहे तो हर एक चीज़ के अंदर, या यूँ कहूँ कि आज के दौर में तो सफलता है जो धैर्य मांगती है। तैयारी तो मांगती ही मांगती है, धैर्य ज़रूर मांगती है। कई लोग धैर्य नहीं रख पाते, 3 महीने तक ज़बरदस्त तैयारी करते हैं और बाद में भाई साहब वैकेंसी आती नहीं। तो वैकेंसी जो धैर्य रख के धीरे 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 चलता रहेगा वही है जो सफल होगा। हल्दी घाटी का युद्ध, राजसमंद। राजसमंद तिथि ध्यान में रख लो, 18 जून 1576, 18 जून 1576। यहाँ पर बात करें जो मुग़ल सेना का लीडरशिप थी, मुग़ल सेना के नेतृत्व की बात आए तो किसने किया? मुग़ल सेना का नेतृत्व है। मुग़ल सेना के नेतृत्व की बात आए तो वो किया था मान सिंह ने। मुग़ल सेना की तरफ से यही था प्रमुख सर्वेसर्वा मान सिंह।
मिर्ज़ा मान सिंह आमेर वाला। कहाँ वाला? आमेर वाला। ठीक है बात। मान सिंह ने, आगे हम टू द पॉइंट चलेंगे। मान सिंह ने क्या, मोलेला गांव राजसमंद में जो पड़ाव डाला। मान सिंह ने कहाँ पर? मोलेला गांव, जो कि कहाँ पर है? राजसमंद। यहाँ पर क्या किया? पड़ाव डाला। जहाँ पर हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना थी अकबर ने, तो यहाँ पर मैं एक बार वापस लिख देता हूँ। अकबर ने तो कहाँ पर बनाई युद्ध की योजना? मैगजीन दुर्ग में। मैगजीन दुर्ग में। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि प्रताप ने युद्ध की योजना कहाँ बनाई, तो यहाँ पर ये भी लिख लो, साथ में उसी के साथ में लिख लेना, प्रताप ने जो युद्ध की योजना बनाई थी वो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई। और अपनी सेना का जो पड़ाव है वो लोसिंग गांव राजसमंद में डाला। कहाँ पर? लोसिंग राजसमंद में प्रताप ने। मान सिंह ने मोलेला गांव राजसमंद में पड़ाव डाला, प्रताप ने लोसिंग गांव में राजसमंद में पड़ाव डाला। अकबर ने युद्ध की जो योजना वो मैगजीन दुर्ग में रचाई थी, और प्रताप ने जो युद्ध की योजना व्यूह रचना जो बनाई वो कुंभलगढ़ दुर्ग में है जो बनाई थी। यहाँ तक मामला क्लियर है? चलिए साहब, यहाँ पर मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह ने किया था। जबकि मैं बात करूँ राणा प्रताप की, जो हरावल सेना उसकी लीडरशिप की थी हकीम का सूरी ने। यहाँ पर लिख लो, प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया था? हकीम खां सूरी ने। हकीम का सूरी ने है जो लीडरशिप की थी हरावल सेना की, प्रताप की। और चंदावल सेना का, ये कई बार पूछा जाता परीक्षा में कि हरावल सेना का नेतृत्व प्रताप की ओर से किसने किया? तो हकीम का सूरी ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चंदावल सेना का नेतृत्व किसने किया, तो राणा पुंजा ने। यहाँ पर ये भी लिख लो, चंदावल सेना का लीडर रहा कौन? लीडर या नेतृत्व लिख लो, लीडर राणा पुंजा था। हरावल का सूरी और चंदावल का अपने हो जाएगा पुंजा। ठीक है। और मुगल सेना के हरावल भाग का नेतृत्व सैयद हाशिम ने किया था। ये भी थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। अब देखिए प्रताप के पक्ष में कौन कौन थे, इनको चलो आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ से मैं। प्रताप का पक्ष, प्रताप के पक्ष के शासक या प्रताप की ओर से लड़ने वाले शासक कौन कौन थे? ठीक है, प्रताप के पक्ष की ओर एक तो था रामशाह, जो कहाँ का था? ग्वालियर का। रामशाह, झाला मानसिंह, रामशाह ग्वालियर वाला झाला मानसिंह हो गया। जयमल मेहता, जयमल मेहता हो गया। और शंकरदास हो गया, शंकरदास। चारण जैसा हो गया, जैसा। और चुड़ावत कृष्णदास, चुड़ावत कृष्णदास। और चुड़ावत कृष्णदास कौन सा? सलुम्बर वाला। यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो आप, कौन सा? सलुम्बर वाला। भीम सिंह हो गया एक, भीम सिंह रावत सांगा देवगढ़ के।
रावत सांगा और एक रामदास। रामदास कौन सा? रामदास था ये जयमल मेड़तिया का पुत्र। ठीक, ये तो प्रताप के पक्ष में। अब वहीं प्रताप के पक्ष के अतिरिक्त हम बात करें मुगल पक्ष की या अकबर के पक्ष की, या जो मान सिंह लड़ने आए तो मान सिंह के पक्ष की, अकबर के पक्ष के शासकों में। तो यहाँ पर देखिए साथियों, अकबर के पक्ष में हम बात करें तो मोहम्मद बादशाह रफ़ी, मोहम्मद बादशाह रफ़ी और आसफ खां, और एक यहाँ अपने से भी था राजा जगन्नाथ भी एक। ये भी कहा भाई साहब हम तो इसकी तरफ से लड़ेंगे, यही हमारा माई बाप है। ये अकबर के पक्ष में थे। ठीक है, युद्ध में इतिहासकार से अगर पूछ ले आपसे, एकमात्र युद्ध का इतिहासकार अगर आपसे पूछ ले परीक्षा में, तो वो था बदायूंनी। तो एकमात्र इतिहासकार अगर पूछ ले कि इस युद्ध में इतिहासकार, हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र उपस्थित इतिहासकार कौन था, तो इस युद्ध में उपस्थित था वो था बदायूंनी। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और बदायूंनी का एक ग्रंथ है मुंतखब उल तवारीख, मुंतखब उल तवारीख। यहाँ पर लिख देता हूँ, बदायूंनी का ये है, आप नीचे नोट करके लिख लें लिखना चाहें तो। मुंतखब उल तवारीख, मुंतखब उल तवारीख, इसके अंदर है जो हल्दी घाटी के युद्ध के वर्णन के विषय में लिखा गया। अब देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ साथियों, प्रताप और मान सिंह के मध्य, या यूं कहें प्रताप और अकबर के बीच में। इस हल्दी घाटी के युद्ध के कई नाम हैं जो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछे गए और कोर्ट वाले प्रश्नों के अंदर भी आजकल पूछा जा रहा है। तो लिखिए, आप मिटा देता हूँ इनको मैं। अब देखिए, आप अच्छे से सुन लिया कीजिए, फिर वीडियो रोक के अच्छे से लिख लिया कीजिए, या साथ साथ लिखना चाहें तो साथ साथ भी लिख लें, और एक बार फिर लिखे हुए को अच्छे से पढ़ लोगे तो चीज़ें हैं जो याद हो जाएगी, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम या अन्य नाम। हल्दी घाटी युद्ध के अन्य नाम, चलिए साथियों, अन्य नामों में बात करें तो खमनोर का युद्ध सबसे पहले आता है कि खमनोर का युद्ध किसने कहा। खमनोर का युद्ध, तो खमनोर का युद्ध कहने वाले कौन हो गए अपने, अबुल फजल। खमनोर का युद्ध कहते हैं अबुल फजल, अबुल फजल। फिर बात आती है गोकुंदा का युद्ध। गोकुंदा का युद्ध ये कहता है बदायूंनी, जो कि एकमात्र इतिहासकार था युद्ध में उपस्थित। ठीक है, एक नाम आता है मेवाड़ की थर्मोपल्ली। मेवाड़ की थर्मोपल्ली, तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा, टोड ने, कर्नल टोड ने है जो कहा मेवाड़ की थर्मोपल्ली। तो ये तीन नाम हो गए विशेष तौर से, खमनोर का युद्ध अबुल फजल, गोकुंदा का युद्ध बदायूंनी ने, और मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल टोड ने। अब देखिए, और राणा प्रताप जब घायल हो गया था तो बीदा ने है जो राज सिंह का जो चिन्ह है, राज चिन्ह, वो धारण किया था। जहला बीदा ने राज चिन्ह धारण किया था। तो ये तो रहा अपने हल्दी घाटी युद्ध का मोटा मोटा मामला।
हल्दी घाटी युद्ध में कुछ और घटनाएं भी हुई। जैसे चेतक है जो घोड़ा घायल हो गया था नाले को पार करते वक्त, तो उसकी जो मृत्यु हो गई थी चेतक की, तो बलीचा गांव में चेतक की समाधि बनी हुई है। अगर पूछ ले चेतक की समाधि कहाँ पर बनी हुई है, चेतक की समाधि, तो चेतक की जो समाधि है वो बलीचा गांव में है। बलीचा गांव में है जो बनी हुई है, ये ध्यान में रखना आप। ठीक है। वहीं मेवाड़ का जो उद्धारक व दानवीर है जो भामाशाह कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक व दानवीर, परीक्षा में यह सवाल भी कई बार पूछा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक कौन कहलाता है। मेवाड़ का उद्धारक या यूँ कहें साथ में दानवीर भी, तो भामाशाह, यह नाम हमें एक देखने को मिलता है। इसके बाद में भी है जो आक्रमण होते हैं। शाहबाज खां के आक्रमण कौन करता है, शाहबाज खां आक्रमण करता है। ये चारों नाकाम हो जाते हैं, जलाल खां, मान सिंह, भगवतमल, टोडरमल, ये सारे। हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ठीक है। बाद में अकबर क्या करता है, शाहबाज खां को भेजता है। अक्टूबर 77 में भेजता है, दिसंबर 78 में भेजता है, मई 1580 में भेजता है। आखिरकार 3 अप्रैल 1578 को जो शाहबाज खां है ये कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है आखिरकार। लेकिन क्या होता है, राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लेता है और भाण सोनगरा को किलेदार है जो नियुक्त कर देता है और चला जाता है यहाँ से। 1578 और 1579 में शाहबाज खां का 2 बार मेवाड़ पर है जो आक्रमण होता है, लेकिन दोनों बार क्या होता है, शाहबाज खां असफल हो जाता है। ये यहाँ तक है जो मामला, मतलब कुल मिला के है कि अकबर ने पूरी जी जान लगा दी, जी तोड़ साम दाम दंड भेद सारे का सारा प्रक्रम कर लिया, लेकिन मेवाड़ पर पूरी तरीके से, प्रताप पर पूरी तरीके से जो विजय नहीं प्राप्त कर सका वो। चलिए, एक प्रमुख युद्ध आता है हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात। हल्दी घाटी का युद्ध तो 18 जून 1576 को हो जाता है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में एक प्रमुख युद्ध और आता है जिसकी भी कई बार चर्चा होती है, कई बार जो सवाल बनता है, और वो युद्ध कौन सा है, दिवेर का युद्ध। अगला युद्ध आप लिख लीजिए, कुछ कुछ इसी की बातें लिख लेते हैं। दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध। और भैया दिवेर का युद्ध कब होता है, 1582 में, अक्टूबर 1582 आप लिख लीजिए, अक्टूबर 1582। कुंवर अमर सिंह ने अकबर का काका था शहरीमा सुल्तान, इसका वध किया और दिवेर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। यहाँ पर एक विशेष बात आती है, कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को प्रताप माफ करें, कर्नल टोड ने इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक और मेवाड़ का मैराथन कहा। यहाँ पर लिख लीजिए, दिवेर के युद्ध को टोड ने, कर्नल टोड ने, दिवेर के युद्ध को कर्नल टोड क्या कहता है, कर्नल टोड कहता है दिवेर के युद्ध के विषय में कि ये क्या था, प्रताप के गौरव का प्रतीक। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, प्रताप के गौरव का प्रतीक, प्रताप के गौरव का प्रतीक, और साथ ही मेवाड़ का मैराथन। ये बात कहता है कौन, कर्नल टोड कहता है दिवेर युद्ध के विषय में। ठीक है भाई साहब, यहाँ तक ठीक है मामला। और अकबर का प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि अकबर का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध, प्रताप के विरुद्ध। किसको भेजा था अंतिम अभियान में, दिसंबर 1584 में जगन्नाथ कछवाहा, लिख लीजिए, जगन्नाथ कछवाहा। ये था अकबर का अंतिम
अभियान प्रताप के खिलाफ दिसंबर 1584 में जगन्नाथ कछवाहा। ये सवाल भी परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन ये सवाल भी ये अभियान भी क्या सफल है जो नहीं हुआ। एक सवाल यहाँ पर कई बार पूछा जाता है, जगन्नाथ कछवाहा था, इसकी 32 खंभों की जो छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ पर आप लिखना चाहें तो मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ। जो ये है जगन्नाथ कछवाहा महोदय, इनकी जो छतरी है, इनकी छतरी कौन सी है? 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी। ये कहाँ पे है भैया? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। यहाँ तक मामला क्लियर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जो जो जरूरी चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर फिर आगे क्या होता है? 1585 से लेकर, सुन लीजिए ये बात, 1585 से लेकर 1597 तक, 1585 से लेकर 1597 के बीच में चित्तौड़ प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष जो सारा राज्य था उसको वापस अपने अंडर में है जो कर लिया। जो जो इन मुगलों ने अपने अधीन लिया था वो सारा का सारा 85 से लेकर 97 तकरीबन है जो प्रताप ने क्या कर लिया? प्रताप ने वापस पुनः अधिकार कर लिया था। ठीक है बात। लेकिन क्या हुआ, आगे हम बात करें तो 1585 में लूणा चावंडिया नाम का कोई एक शासक था छोटा मोटा, उसको पराजित कर प्रताप ने क्या चावंड पर अधिकार कर लिया और चावंड को अपनी राजधानी बनाया। तो प्रताप ने किसको नई राजधानी बनाया बाद में? चावंड को। चावंड को क्या बनाता है प्रताप? राजधानी है जो बनाता है। ये प्रक्रम चलता है। और वहीं 19 जनवरी 1597 को कब प्रताप की बात करें, यहाँ पर 19 जनवरी 1597 को प्रताप, एक ज़बरदस्त प्रतापी शासक का क्या हो जाता है? प्रताप का निधन है जो हो जाता है चावंड में ही। कहाँ पर? चावंड में ही। और अग्नि संस्कार है जो बारडोली में किया जाता है। ठीक है, अग्नि संस्कार कहाँ किया जाता है? बारडोली में किया जाता है। और प्रताप की मृत्यु पर अकबर के दरबार में कौन खड़ा था? दुर्सा आडा कवि खड़ा था। तब वहाँ पर कहता है अकबर के दरबार में दुर्सा आडा कि गहलोत राणो जीत गयो, गहलोत राणो जीत गयो, दसण मूंद रसना डसी, और नीलास मूक भरिया नयन, तो मृत शाह प्रताप सी। वहीं ये दुर्सा आडा दोहा सुनाता है प्रताप की मृत्यु पर अकबर के दरबार में। प्रताप की 8 खंभों की जो छतरी है बारडोली उदयपुर में देखने को मिलती है, खेजड़ बांध की पाल पर। तो आप तो इतने ध्यान में रख लेना, प्रताप की 8 खंभों की छतरी, प्रताप की 8 खंभों की छतरी पूछ ले आपसे तो आपको बताना है ये बारडोली में। कहाँ पर बता दोगे भाई साहब? 8 खंभों की छतरी बारडोली में। और आपसे पूछ ले 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कछवाहा की, तो वो कहाँ है? वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कछवाहा की मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। और प्रताप की 8 खंभों की छतरी आपसे पूछ ले तो ये है बारडोली के अंदर हिस्सा, बारडोली। और बारडोली कहाँ पर है? उदयपुर में। बारडोली हो जाएगी आपके उदयपुर में। ठीक है बंधुओं, यहाँ तक। चलिए साथियों, आगे मैं बात करूं प्रताप के विषय में। कर्नल टोड भी एक कथन कहता है। प्रताप के विषय में कर्नल टोड क्या कहता है कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। ये कर्नल टोड कहता है महाराणा प्रताप के संदर्भ में, उसकी यशस्विता के, प्रशंसा के तौर पर। अब देखिए, प्रताप के समय में कुछ रचनाकारों ने रचनाएं करी, उन रचनाओं को भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रतापकालीन रचनाओं में बात करूँ तो एक
हुए थे हरिहर मंदिर, माफ़ कीजिए, जैन मुनि हेमरत्न सूरी हुए थे। जैन मुनि थे हेमरत्न सूरी। इन्होंने गोरा बादल रचना करी, पद्मनी चरित्र चौपाई रचना करी और सीता चौपाई, लीलावती ये रचनाएं करी। वहीं दरबारी पंडित था प्रताप का चक्रपाणि मिश्र। कौन? चक्रपाणि मिश्र, ध्यान में रख लीजिएगा। तो उसने लिखा विश्व वल्लभ, क्या लिखा? विश्व वल्लभ लिखा। मुहूर्त माला ये ग्रंथ लिखा और व्यवहारादर्श लिखा, व्यवहारादर्श व राज्याभिषेक पद्धति। राज्याभिषेक पद्धति को ध्यान में रखना। राज्याभिषेक पद्धति रचना पूछी गई है कई बार, किसके द्वारा रचित है? ये चक्रपाणि मिश्र के द्वारा रचित है राज्याभिषेक पद्धति। और इसी के समय चावंड शैली का जन्म होता है। और चावंड शैली का, ये जरूर लिख लो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चावंड शैली का जन्म और चावंड शैली का जो प्रमुख चित्रकार है, प्रमुख चित्रकार चावंड शैली का, तो वो आ जाता है निसारुद्दीन। ठीक है, चावंड शैली का प्रमुख चित्रकार कौन? निसारुद्दीन। तो अपने आज के इस बिंदु मुगल, और जो बात करूं मैं राजस्थान वाला प्रकरण है, राजस्थान एवं मुगल, इसके अंदर प्रताप को हमने डिटेल से देखा। वीडियो कैसा क्या लगा कमेंट करके बताना। लाइक कर दो, अब आप लाइक नहीं किया अभी तक, सभी दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में अपनी एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाओ और प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। नव सृजन क्लासेज नाम से अपना ऐप है, नव सृजन क्लासेज नाम से। यहाँ पर बहुत जल्दी 1-2 रोज़ के अंदर ही ग्रेड फर्स्ट की हिंदी का कोर्स लॉन्च होने वाला है और जल्दी ही उसके 2-4 रोज़ बाद में टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने वाली है। तो जो साथी डिटेल्स हैं, सुपर 100 का बैच लॉन्च होने वाला है यहाँ पर हिंदी का, तो आप ज़रूर परचेज कर सकते हैं। 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगा, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप पहले इंस्टॉल कर लीजिए, जैसे ही लॉन्च होगा आपको सूचना मिल जाएगी। नवसृजन क्लासेज नाम से अपना एप्लीकेशन है, इंस्टॉल करो, जुड़ो, जोड़ते रहो। जय हिंद, फिर मिलता है।